चैनल द 8th क्लासेज मैनेजमेंट या रंजीत के द्वारा आपके लिए आज चैप्टर 10वां जो चैप्टर है क्लास 12 का मैथ का सदिश बीजगणित वो लेकर आया हूँ। और ये पार्ट 1 वीडियो होगा। इसमें हम सदिश बीजगणित का हाफ जो थ्योरी है आधा 50% थ्योरी डिस्कस करेंगे और बाकी जो बचेगा उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है वीडियो का उसमें शेयर करेंगे। तो 10वां जो चैप्टर है बहुत ही आसान है सदिश बीजगणित, जिसके बारे में हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है और मैथ में भी ये क्लास 12 का 10वां चैप्टर है। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे भौतिक राशियाँ। आधारभूत भौतिक राशियाँ 7 हैं। तो ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, हम लोग जो काम का चीज़ है उसी को पढ़ेंगे। तो भौतिक राशियाँ जो हैं उनको परिमाण और दिशा रखने के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका सदिश और सेकंड है अदिश। सदिश का डेफिनेशन क्या होता है? हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी जिसके पास राशि भौतिक राशि है जिसमें मैग्नीट्यूड यानी परिमाण और डायरेक्शन यानी दिशा दोनों हो उसको कहेंगे हम सदिश। और सदिश का कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल इत्यादि। यानी वैसा फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो सदिश के रूप में जाना जाता है। और अदिश क्या होता है? तो अदिश में हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, अदिश में केवल परिमाण होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल कुछ है समय, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। तो हमारा चैप्टर जो है सदिश बीजगणित है, तो हम लोग को फोकस करना है सदिश पे। अदिश को हम हटाएंगे यहाँ से और अभी हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, सदिशों के प्रकार, और उस पर आधारित एग्जाम्पल भी बनाएंगे कुछ। तो सदिशों के प्रकार में सबसे पहला हम लोग सीखेंगे कि स्थिति सदिश किसे कहते हैं, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इसका बहुत ज्यादा हम लोग यूज करेंगे। तो 3D में अगर हम सोचें तो x, y और z अक्ष हैं और यहाँ पे अंतरिक्ष में कहीं पे एक बिंदु है जिसको बोर्ड पे हमें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं P, और इसके निर्देशांक है x, y और z। यानी बिंदु P की स्थिति जानने के लिए आपको x अक्ष पे x इकाई की दूरी, y अक्ष पे y इकाई की दूरी और z अक्ष पे z इकाई दूरी तय करना होगा, तब बिंदु P की स्थिति आप जान पाएंगे। और बिंदु P जो है मूल बिंदु से कितने दूर पर स्थित है, तो इसको जानने के लिए हम लोग दूरी सूत्र का यूज करेंगे। ये हो गया आपका ओरिजिन 0, 0, 0। और जब आप दूरी सूत्र लगाएंगे तो इसकी दूरी को अगर हम d मान ले तो ये आ जाएगा आपका x माइनस 0 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ये जो हो गया OP की कुल लंबाई। और बिंदु P की स्थिति सदिश जो हो गया इसको हम दिखाएंगे वेक्टर OP से। और वेक्टर OP का जो परिमाण होगा मैग्नीट्यूड उसको दिखाएंगे अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से। यानी मैथमेटिकली हम समझना चाहें तो किसी बिंदु P की किसी मूल्य बिंदु O से जो दूरी है उस दूरी को उस बिंदु का जो स्थिति सदिश होगा उसका परिमाण कहेंगे। परिमाण निकालने के लिए हम लोग दूरी को ही ज्ञात कर लेते हैं कि वो दूरी कितनी है, कितने दूर पर बिंदु स्थित है। और वास्तव में स्थिति सदिश OP को अगर दिखाना है तो वेक्टर फॉर्म इसका होगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो इसको जब आप ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म और इसका मॉडुलस जब निकालेंगे मापांक, इसका मैग्नीट्यूड परिमाण, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यानी i का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस j के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इससे हम परिमाण निकालें। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझ लें z, एक बिंदु है आपका P 3, 4, 5। इसका स्थिति सदिश हो जाएगा वेक्टर OP। ये होगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। i कैप, j कैप, k कैप क्या है? तो ये है यूनिट वेक्टर्स। ये तीनों एक दूसरे पर समकोण बनाते हैं
और आई कैप बताता है एक्स अक्ष की दिशा, जे कैप बताता है वाई अक्ष की दिशा, और के कैप बताता है जेड अक्ष की दिशा। तो ओपी वेक्टर हो गया बिंदु पी का स्थिति सदिश। इसका परिमाण जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी ये हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ये आएगा आपका √50, और √50 वास्तव में कितना हो जाएगा 5√2, यानी 5√2 जो हो गया इस ओपी वेक्टर का परिमाण हो गया। तो ये था आपका स्थिति सदिश का कॉन्सेप्ट। और सदिश बीजगणित में अभी हम सीखने वाले हैं दिक् कोसाइन एवं दिक् अनुपात। दिक् कोसाइन एवं दिक् अनुपात का जो कॉन्सेप्ट है, अगला जो चैप्टर है आपका त्रिविमीय ज्यामिति, उसमें भी यूज होगा। क्लास 12 का अगला चैप्टर है त्रिविमीय ज्यामिति, इसको अच्छे से समझ लेना है। अरे बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसको ज्यादा इसमें कंफ्यूजन नहीं है, आराम से इसको समझ लेंगे। एक्स वाई और जेड। मान लिया कि एक बिंदु P है स्पेस में कहीं पे, इसका डायरेक्ट ए जो है निर्देशांक एक्स वाई कॉमा जेड है, इसका पोजीशन वेक्टर जो है ये वेक्टर आर है। ए जो है आर एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है, वाई अक्ष के साथ बीटा कोण बना रहा है, और जेड अक्ष के साथ गामा कोण बना रहा है। तो यहाँ पे कॉस अल्फा, कॉस बीटा एवं कॉस गामा जो हो गया ये हो गया आपका आर के दिक् कोसाइन। आर के डायरेक्शन कोसाइंस, कॉस अल्फा कॉस बीटा एवं कॉस गामा। अल्फा बीटा एवं गामा क्या है, तो वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर आर, इनके द्वारा क्रमशः एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ बना हुआ कोण है। यह हो गया आपका दिक् कोसाइन। कॉस अल्फा को हम लोग सूचित करते हैं एल से, कॉस बीटा को एम से, और कॉस गामा को एन से। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन जिसको साबित किया जा सकता है, और थोड़ा सा वो लंग जाएगा, इस वजह से हम इसको लिख दे रहे हैं, आप याद रखेंगे। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ये 1 होता है। यानी कॉस अल्फा को अगर एल कर रहे हैं तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हमेशा आप याद रखेंगे, ये रिलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये था आपका डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, दिक् अनुपात। तो डायरेक्शन कोसाइंस के समानुपाती जो संख्या होगा, जो नंबर होगा, उसी को कहा जाता है दिक् अनुपात। यानी दिक् अनुपात क्या हो गया, तो डायरेक्शन कोसाइंस के समानुपाती संख्या, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। इस रिलेशन से, इसको अगर आप 3D में समझते हैं तो 3D के अनुसार यहाँ एक रिलेशन आता है, कॉस अल्फा बराबर एक्स बटे आर, कॉस बीटा बराबर वाई अपॉन आर, और कॉस गामा बराबर जेड अपॉन आर। यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स बराबर आर कॉस अल्फा, वाई बराबर आर कॉस बीटा, और जेड बराबर आर कॉस गामा। यानी इसको कॉस अल्फा को एल लिखें तो ये हो गया एल आर एम आर, और आपका हो गया एन आर। ये जो एल आर एम आर और एन आर आया, यह डायरेक्शन कोसाइंस क्या समानुपाती संख्याएं हैं, और इसी को हम कहते हैं दिक् अनुपात। डायरेक्शन रेशियो, यानी अभी मैंने बताया था कि दिक् कोसाइन के समानुपाती जो संख्या है उसी को कहते हैं दिक् अनुपात। तो दिक् कोसाइन आप देख रहे हैं एल एम और एन, इसकी समानुपाती संख्या है, हो गया क्रमशः एल आर एम आर एवं एन आर। एल आर एम आर और एन आर हो गए आर के दिक् अनुपात। दिक् अनुपात को, दिक् अनुपात का ये जो रिजल्ट है आपका एल आर एम आर और एन आर, इसको क्रमशः ए बी सी से दिखाते हैं। ए बी सी से डिनोट किया जाता है दिक् अनुपात को। यानी यहां से आपका रिलेशन बनेगा ए बराबर एल आर
बी बराबर एम आर और सी बराबर एम आर, जहां ए बी सी क्या बता रहे हैं, जहां ए बी सी आर के दिक अनुपात है, आर के दिक अनुपात हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दिक कोसाइन और दिक अनुपात समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। अल्फा बीटा गामा, अगर कोई वेक्टर आर एक्स वाई जेड के साथ क्रम से अल्फा बीटा गामा कोण बनाता है तो उनका जो कोसाइन होगा यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, उसको दिक कोसाइन कहेंगे। और इसके समानुपाती जो संख्याएं होंगी उसको कहेंगे हम लोग दिक अनुपात। और समानुपाती संख्याओं को एल आर एम आर और एन आर से सूचित करते हैं। आर क्या है, इस पोजीशन वेक्टर आर का परिमाण, और दिक अनुपात को ए बी सी से सूचित करते हैं। रिलेशन आता है ए बराबर एल आर, बी बराबर एम आर और सी बराबर एन आर। तो यह था कॉन्सेप्ट दिक कोसाइन एवं दिक अनुपात का। अगला जो है हमारा टॉपिक पे टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिशों के प्रकार। तो सदिशों के प्रकार को समझने के लिए हमको वेक्टर एक बार फिर से समझते हैं। जैसे ओ पी, तो ये हो गया आपका ओपी। इस वेक्टर को हम आर मान लेते हैं। तो आर का प्रारंभिक बिंदु ओ हो गया। आर का प्रारंभिक बिंदु क्या होगा, ओ होगा। और आर का अंतिम बिंदु, इसको अंत बिंदु भी कहते हैं, अंत बिंदु हो जाएगा आपका पी। प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु समझ लेना है। तो शून्य सदिश क्या होगा, तो जब किसी वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो, संपाती हो, तो वह शून्य सदिश होता है। ऐसे इसका डेफिनेशन बनेगा, वैसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, यानी कोई भी सदिश जिसका परिमाण आपने निकाला और वो अगर आया शून्य तो वो शून्य सदिश कहलाएगा। शून्य सदिश को चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है उसका परिमाण निकालेंगे, शून्य आ गया तो शून्य सदिश होगा। उसके बाद है आपका मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश क्या होता है, वैसा सदिश जिसका परिमाण वन हो, मात्रक सदिश कहलाता है। और मात्रक सदिश को नल वेक्टर जो है जीरो, इसको ऐसे दिखाते हैं जीरो से, जीरो वेक्टर से। और मात्रक सदिश को दिखाते हैं एक कैप से। तो मात्रक सदिश हम प्राप्त कैसे करेंगे, किसी वेक्टर का मात्रक सदिश हमको प्राप्त करने का तरीका है उसके वेक्टर को उसके परिमाण से डिवाइड कर दें। यानी यदि ए जो है मात्रक सदिश दिखा रहा है तो ए क्या बराबर होगा वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यानी किसी भी सदिश का मात्रक सदिश ज्ञात करना है तो उस सदिश में उसके परिमाण से भाग दे दीजिए। यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन आता है कि किसी सदिश के परिमाण में उसके मात्रक सदिश से गुना करेंगे तो वह जो है सदिश प्राप्त हो जाएगा। यानी ए कप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर ए होगा। तो मात्रक सदिश निकालने का जो सूत्र है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ए कप बराबर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये हो गया मात्रक सदिश निकालने का सूत्र। और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, इसे अच्छे से समझ लेंगे, नोट भी कर लेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को कंटिन्यू करते हैं। तीसरा जो वेक्टर का टाइप है वो है सह-आदिम सदिश। सह-आदिम सदिश क्या होता है, जब दो या दो से अधिक वेक्टर्स का प्रारंभिक बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो तो सारे वेक्टर सह-आदिम सदिश कहलाएंगे। जब दो या दो से अधिक सदिशों का प्रारंभिक बिंदु उभयनिष्ठ हो, यानी एक ही हो, कॉमन हो, तब जो वेक्टर्स होंगे उनको कहेंगे सह-आदिम वेक्टर्स। जैसे इसका एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। यहाँ एक बिंदु है, यहाँ से ये गया वेक्टर P, वो से गया P, इधर हम ले आए Q, वो Q, इधर ले आए वो R। तो OP
ओ क्यू एवं ओ आर सह-आदिम सदिश होंगे। सह-आदिम सदिश होंगे। फिर एक बार समझ लेते हैं, सह-आदिम सदिश क्या होगा? जब दो या दो से अधिक सदिशों का प्रारंभिक बिंदु उभयनिष्ठ हो, एक ही हो, तो वो वेक्टर्स क्या होते हैं? सह-आदिम वेक्टर्स होते हैं, कोइनिशियल वेक्टर्स होते हैं, सह-आदिम सदिश होते हैं। जैसे एक बिंदु ओ से तीन वेक्टर्स यहाँ पे निकल रहा है, ओपी, ओक्यू और ओ आर। तो ओपी, ओक्यू एवं ओ आर क्या कहलाएंगे? सह-आदिम सदिश कहलाएंगे। उसके बाद है संरेख सदिश। तो संरेख सदिश क्या होगा? जब दो या दो से अधिक सदिश एक रेखा के समानांतर हो, तब उन सभी सदिशों को संरेख सदिश कहेंगे। परिभाषा को हम एक बार फिर से मेंशन करते हैं यहाँ पे चौथा का, जब दो या दो से अधिक सदिश एक रेखा के समानांतर हो, तो वे सभी सदिश संरेख सदिश कहलाएंगे। और जब दो या दो से अधिक सदिश एक रेखा के समानांतर हो, तो ये सभी सदिश संरेख सदिश कहलाते हैं। यानी इसको समझना है कि यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे एक लाइन है एल, सरलरेखा, एक वेक्टर है, इधर गया वेक्टर आर जो एल के समानांतर है, एक वेक्टर गया वेक्टर पी, ये भी एल के समानांतर है, एक और वेक्टर ले रहे हैं हम वेक्टर क्यू जो एल के समानांतर ही है। यहाँ पे वेक्टर पी, क्यू एवं वेक्टर आर जो हो गए, ये हो गए संरेख सदिश। वेक्टर पी, क्यू और आर एक रेखा एल के समानांतर है, इसलिए वेक्टर पी, क्यू और आर को संरेख सदिश कहेंगे। यानी ये सभी जो है एक ही रेखा के समानांतर हैं। में पांचवा जो टाइप है वेक्टर्स का, वो है समान सदिश, इक्वल वेक्टर्स। दो सदिश समान कब होंगे, इसके लिए शर्त है। शर्त क्या है? फर्स्ट जो है, दोनों के परिमाण बराबर हो। यानी दो सदिश बराबर तभी होंगे जब पहला शर्त होगा दोनों का परिमाण बराबर, और दूसरा शर्त दोनों की दिशा समान हो। यानी डेफिनेशन इसका क्या बनेगा? जब दो सदिश इस प्रकार से हो कि उनके परिमाण एवं दिशा बराबर हो, तो दोनों को कहेंगे कि वो समान सदिश हैं। यदि ए कोई वेक्टर है और बी कोई वेक्टर है, तो ए बराबर बी कब होगा? इफ, आई डबल एफ इफ का मतलब होता है यदि और केवल यदि मोड ए इक्वल टू मोड बी एवं ए एवं बी एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो। ये था इक्वल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट। परिमाण और दिशा बराबर होगा तो दो वेक्टर इक्वल होंगे। अब है ऋणात्मक सदिश। तो ऋणात्मक सदिश का डेफिनेशन क्या होगा? जब दो वेक्टर्स इस प्रकार से हो कि दोनों के परिमाण तो बराबर हो लेकिन दिशाएं विपरीत हो। ऋणात्मक वेक्टर्स क्लियर करने से पहले नेगेटिव वेक्टर्स इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। जैसे इसका अगर हम फिगर ड्रा करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा ओ ए और बिल्कुल इसी के लंबाई का ओ बी। दोनों का आप देखिए, तो ए परिमाण को अगर हम आर ले ले और इसके परिमाण को आर, तो यहाँ पे वेक्टर ओ ए जो है इक्वल टू वेक्टर ओ बी। आपको देखने से भी लग रहा होगा दोनों का लंबाई बराबर है, दोनों की दिशाएं भी सेम है। ऋणात्मक सदिश क्या होगा? जब दोनों के परिमाण बराबर हो परंतु दिशाएं विपरीत हो। जैसे एक गया इधर वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर जा रहा है इधर वेक्टर बी। यहाँ पे मोड ए बराबर मोड बी है, दोनों के परिमाण बराबर हैं, लेकिन ए एवं बी
विपरीत दिशाओं में है, विपरीत दिशाओं में है। इसलिए ए बी का ऋणात्मक तथा बी ए का ऋणात्मक सदिश होगा। अर्थात इस स्थिति में हम लिखेंगे a बराबर माइनस बी, यानी इसको इधर जब ले आए तो a प्लस बी बराबर 0। तो इसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि जब दो वेक्टर्स का योग 0 हो तो दोनों जो है एक दूसरे के ऋणात्मक सदिश होंगे। और इक्वल वेक्टर्स को दिखाने का तरीका क्या है, वो है a बराबर बी। ये डिनोशन है इक्वल वेक्टर्स का और ये है निगेटिव वेक्टर्स का। तो ये 6 जो है प्रकार टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में 6 तरह के वेक्टर्स आपको समझना है 12th क्लास में 10वें चैप्टर में। तो ये 6 हमने क्लियर किया बारी बारी से। और भी जो कॉन्सेप्ट है उसको नेक्स्ट वीडियोज का नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लेकर आएंगे। तब तक आप इन सारे कॉन्सेप्ट को दोहराइए और इस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 10 का उसको आप बनाने का प्रयास कीजिए। जो भी डाउट्स हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं अपने डाउट्स को, और मैं आपके लिए वहाँ पे रहूँगा ऑनलाइन और आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। आपके सारे मैसेज और कमेंट मैं देखता हूँ और उसका प्रत्युत्तर भी देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।